Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 4, Safety and First Aid of class 5th Science. So what we are going to do is, we are going to read the chapter and I'll explain you this chapter. So before going to start this video, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe to my channel. So let's begin. So somebody has eaten a banana and thrown the peel on the road. चैप्टर के स्टार्टिंग में ये है कि किसी ने बनाना खाया और उसका जो पील होता है बनाना का वो रोड पे ही छोड़ दिया. हैज़ ही डन द राइट थिंग? आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? क्या जिस बच्चे ने या किसी भी इंसान ने वो बनाना खाया और उसका पील वहीं छोड़ दिया, इज इट अ राइट थिंग टू डू? व्हाट कुड हैपन? क्या हो सकता है अगर कोई ऐसा करे तो उसके बाद का क्या रिजल्ट हो सकता है? एन एक्सीडेंट मे अकर एट एनी टाइम. ऑफ कोर्स अगर कहीं बनाना का पील या फिर किसी वेजिटेबल का पील वहाँ पड़ा हुआ हो और कोई उसके ऊपर स्लिप कर जाए तो ऑफ कोर्स ये बात है, उसको चोट तो लगेगी. एंड सेम गोज विथ दिस, दैट एक्सीडेंट अकर एट एनी टाइम. एक्सीडेंट किसी भी टाइम पर हो सकते हैं. आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट एड टू द इंजर्ड इफ एन एक्सीडेंट अकर्स? अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो क्या आप तैयार हैं कि आप उसको एड दें, फर्स्ट एड लगाएं, है ना? अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें उसे फर्स्ट एड तो देना पड़ता है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. सो फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स. फर्स्ट एड क्या होता है? सबसे पहली मेडिकल हेल्प. अगर आपके सामने कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ है, तो जो फर्स्ट एड है वो सबसे पहली हेल्प होती है किसी इंजर्ड पर्सन को करने के लिए. जब तक कि डॉक्टर आते हैं उससे पहले जो हम हेल्प करते हैं, अगर मान लो कोई बच्चा गिर गया है तो हम उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, उसको बैंडेज बांधते हैं, है ना? सो ये क्या है? ये फर्स्ट एड है कि डॉक्टर के आने से पहले ऐसा आप कुछ करें, ऐसी आप मेडिकल हेल्प दें जिससे वो पर्सन थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाए. तो दैट इज़ फर्स्ट एड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? कभी भी कोई एक्सीडेंट हो ना तो हमें उसमें ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही उसमें ऐसे टेंशन लेनी चाहिए कि भाई क्या करें. Stay calm at that point and give first aid to that person who has been injured, right? So the next topic is safety first. Safety on the road is more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. रोड पर जो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज आजकल आप देख रहे हो एज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमें रोड की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. रीड एंड फॉलो रोड साइंस. रोड पे जो साइंस बने होते हैं हमें उन्हें रीड भी करना चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए. आपने देखा होगा यू टर्न के लिए कुछ साइंस बने होते हैं, या फिर आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी. ट्रैफिक लाइट भी सिग्नल्स है जिससे क्या पता चलता है कि हमें कब स्टॉप होना है, कब रेडी होना है और कब स्टार्ट कर देना है, राइट? सो वट एवर द सिग्नल्स आर देयर यू नीड टू सी देम और आपको उनको फॉलो करना मैंडेटरी है. ऑलवेज फॉलो, दे आर मेंट फॉर योर सेफ्टी. जो भी सेफ्टी रूल्स या जो भी रोड साइंस वहाँ पे रोड पे बने होते हैं वो सब हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम. हमें सेफ्टी रूल्स को रोड पर और होम में दोनों जगह पे फॉलो करना चाहिए. However, sometimes accident occurs in spite of being careful. पर कभी कभी क्या होता है, आप जितना भी केयरफुल हो जाओ, कितना भी आप ध्यान से काम करो, एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं. Here are ways to deal with some emergency. अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं हमारी लाइफ में जिससे हमें डील करना होता है और हमें उस टाइम पर एक इंजर्ड पर्सन को कैसे ट्रीट करना होता है या फिर क्या फर्स्ट एड देना होता है. फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस, कि अगर किसी को कट्स और स्क्रैचेस आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए. डू नॉट निग्लेक्ट एनी वुंड हाउएवर माइनर. कभी भी किसी भी चोट को, वुंड मीन्स चोट, किसी भी चोट को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. निग्लेक्ट मतलब कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगी, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. चाहे वो माइनर चोट हो, माइनर मतलब छोटी सी चोट हो, बट स्टिल वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट. Germs can enter a body through uncovered cuts or wounds and cause infection. Germs क्या होता है? Germs क्या करते हैं? जिस भी आपके बॉडी पार्ट में कट लगा है
वहाँ पे जर्म्स एंटर कर जाते हैं और फिर आपको क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। दैट इज़ वाई जितना जल्दी हो सके आपको अगर कोई कट लगा है या कोई वूंड है तो आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड। किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले यू नीड टू वॉश योर हैंड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात है हमारे हैंड्स भी डर्टी होते हैं, जर्म्स होते हैं, और अगर हम उसी हैंड से किसी को बैंडेज लगा रहे हैं या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रहे हैं तो हमारे हाथ के जर्म्स उस वुंड में जाएंगे एंड द पर्सन कुड गेट इन्फेक्टेड, राइट? सो एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वुंड, एज आई हैव एक्सप्लेन यू राइट नाउ, कि क्या होगा फिर जो वुंड है ना, उसमें हमारे हाथ के जर्म्स रह जाएंगे और वो जो पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। So there are some points जो हमें follow करने चाहिए when somebody get cuts and scratches. So the first is wash away all dirt around the wound. आपको करना है जो wound है, जो चोट लगी है जहाँ पर, उसके आसपास का सारा एरिया आपको वॉश करना है ताकि क्या हो, जितना भी मिट्टी है आसपास, कोई भी डर्ट हो, वो वहाँ से हट जाए। नेक्स्ट इज क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, जिस एरिया में चोट लगी है कॉटन आपको लेना है और उसको क्या करना है, सोक करना है पानी के अंदर, मतलब भिगाना है पानी में, और उसके आसपास, फॉर एग्जांपल यहाँ चोट लगी है तो उसके आसपास का जो एरिया है आपको उसको क्लीन करना है और आपको वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, मतलब कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल। आपको करना है, आपने देखा होगा ऐसे कॉटन का पूरा एक ऐसे पैड आता है, मतलब जब चोट लग जाती है तो उस पर लगाने के लिए, ताकि जो पर्सन है उसको रिलैक्स मिले। और स्टेराइल गॉज ऑन द वूंड एंड प्रेस विथ योर थंब एंड फिंगर्स। और आपको उसको ऐसे प्यार से, ऐसे आराम से अपने थंब से या अपनी फिंगर से उसको प्रेस करना होता है ताकि उस इंसान को रिलैक्स मिल जाए। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस। ऐसा करने से क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो भी रुक जाती है। अ टॉर्निक्वेट कैन बी यूज्ड। दिस इज अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वूंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। हम टॉर्निक्वेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दिस इज अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वूंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये एक तरह से बैंडेज होती है, जहाँ भी चोट लगी, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, एक तरह से एक कपड़ा होता है टॉर्निक्वेट, आप उसको ब्लीडिंग वाले पार्ट पे पूरा ऐसे टाई कर दो, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। ऐसा आपने काफ़ी केसेस में देखा भी होगा। व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट। जब आपकी स्किन कोई डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे जो जंग लगा हुआ ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपने देखा होगा कोई भी लोहे का बना सामान जो काफ़ी पुराना हो गया हो और एयर के कांटेक्ट में आ गया हो तो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। अगर रस्टेड ऑब्जेक्ट से आपको कोई चोट लगी है या फिर कोई कट लगा है तो जर्म्स में एंटर एंड कॉज अ डेंजरस डिसीज। तो क्या हो सकता है कि जो जर्म्स हैं वो आपके बॉडी के अंदर आ सकते हैं और आपको उससे बहुत एक डेंजरस डिसीज भी हो सकता है, बड़ा ही खतरनाक सी बीमारी हो सकती है, कॉल्ड टेटनस, जिसे टेटनस कहते हैं। कंसल्ट डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। और वो डिसीज जो टेटनस है उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है एंड दैट इंजेक्शन इज नोन एज एंटी टेटनस इंजेक्शन, कि आपको वो डिसीज से आप बच जाओ, इसलिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर नोज ब्लीड्स। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कईयों की नोज ब्लीड करने जाती है, नाक में से खून निकलने जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विद हिज हेड हेल्ड बैक। हमें क्या करना चाहिए, जिस भी इंसान को नोज ब्लीडिंग हो रही है हमें उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना चाहिए और उसका जो हेड है उसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके बिठाना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए और ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली। जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है उसको आराम से फर्मली, एकदम आराम से उसको प्रेस करो ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट। आइस पैक आता है, मतलब ऐसे एक पैक होता है, उसके अंदर आइस होती है, वो बहुत ठंडा होता है। वो क्या करना होता है, आपको पेशेंट के हेड पर और उसके नोज़ पर रखना होता है आइस पैक, ताकि उससे क्या हो, एक तो जो अंदर गर्मी हो गई है पेशेंट के हेड में, ताकि जिससे ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए और ब्लीडिंग भी रुक जाए। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ। और पेशेंट को बोलो कि अपनी नोज से ब्रीथ ना करे, अपने माउथ से ब्रीथ करे। एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज। और अपनी नोज़ को ना तो इनहेल करे ना ही एक्सहेल करे, ना ही ब्रीथ ले, ना ही ऑक्सीजन ले, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से छोड़े। A little bit of bleeding from the nose is harmless.
थोड़ी बहुत नाक में से ब्लीडिंग होना इतनी खतरनाक नहीं है, बट इफ द ब्लीडिंग इज हैवी, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, देन यू मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर स्प्रेन्स। स्प्रेन क्या होता है? जब हमारे पैरों में मोच आ जाती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? व्हेन द टिश्यू अराउंड अ जॉइंट गेट टॉर्न। जॉइंट आपको पता है, व्हेन टू बोन्स जॉइंट टुगेदर, उसको जॉइंट कहते हैं, राइट? तो जब जॉइंट का कोई टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उसके ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। तो कभी भी हमारे जॉइंट की कोई भी टिश्यू अगर वो टॉर्न मतलब फट जाए, वी कॉल इट अ स्प्रेन। तब हमें मोच आती है पैर में। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। स्प्रेन से क्या होता है? कभी कभी वो जगह स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, या फिर कभी कभी डिसकलरेशन। डिसकलरेशन मतलब आपकी स्किन के कलर से काफ़ी एकदम अलग सा कलर आपके स्प्रेन का हो जाता है। दे आर वेरी पेनफुल एंड ऑफ कोर्स स्प्रेन इज वेरी वेरी पेनफुल, लाइक यू कैन नॉट वॉक इफ यू हैव स्प्रेन। Keep on applying ice packs or ice cubes on the injured joint till the swelling subsides. आप उस पर आइस क्यूब्स या फिर आइस पैक्स लगाते रहो जब तक उसकी स्वेलिंग ठीक ना हो जाए। लाइक these are the remedies, these are the things which you can follow to rid off from the sprain. For fractures, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तब हमें क्या क्या करना चाहिए? A crack or a break in a bone is called a fracture. आपको पता है, कभी भी अगर किसी बोन में कोई क्रैक आ जाए या बोन टूट जाए तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को काम रखो, एकदम आराम से बैठने को बोलो और कंफर्टेबली बैठने को बोलो। एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाना तो कंपल्सरी है ही। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। आपने देखा होगा जब किसी को हाथ में फ्रैक्चर आता है तो उनको ऐसे स्प्लिंट बांधा जाता है, जिससे क्या होता है, जो बोन अगर टूटी हुई है तो वो सपोर्ट में रहती है, राइट? एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। और जो बोन टूट गई है उसकी अननेसेसरी मूवमेंट मत करो। मतलब जब कोई ज़रूरत भी नहीं है तो अब उसको मत हिलाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये वाली बोन अगर ब्रेक हुई है तो आप उसके स्प्लिंट, अगर आपने स्प्लिंट से उसको बांध लिया है, ऐसे सपोर्ट सिस्टम दे दिया है, तो आपको उसको हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाओगे तो ऑफकोर्स ये बात है, आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। एनी इजीली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और अ पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन एक्ट एज अ स्प्लिंट। ऑफकोर्स ये बात है, कोई न्यूज़पेपर का शीट ले लो आप, राइट? या फिर आप कोई कार्डबोर्ड का पीस लगा लो, या फिर कोई पिलो लगा लो। इंजर्ड बोन कैन एक्ट एज अ स्प्लिंट, और ये स्प्लिंट की तरह काम करते हैं। कौन कौन? अगर आपने न्यूज़पेपर टाई कर लिया, लाइक थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, कार्डबोर्ड लगा लिया, राइट? या फिर आपने क्या लगाया, पिलो लगा लिया, राइट? तो उससे क्या होगा, आपके इंजर्ड बोन को सपोर्ट मिल जाएगा। दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील। इससे क्या होगा, आपकी ब्रोकन बोन में अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगी और वो जल्दी से हील होने लगेगी, मतलब जल्दी से ठीक हो जाएगी। A sling made from a triangular piece of cloth can be used for support. और आपको मैंने बताया था स्लिंग है ना, तो आप स्लिंग बना सकते हो, एक ट्रायंगुलर स्लिंग, जिसकी मदद से भी आप सपोर्ट दे सकते हो ब्रोकन बोन। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर बर्न्स। अगर कोई जल जाए, राइट, तब हमें क्या करना चाहिए? वन कैन सफ़र बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। ऑफकोर्स ये बात है, कोई चीज़ गर्म होगी, अगर आप उसको पकड़ लोगे तो आप जलोगे तो सही। फायर है ना, या फिर आग लग जाए। स्टीम, जब कोई स्टीम ले रहा होता है ना, जो पानी की भाप होती है, उससे भी कभी कभी बर्न्स हो जाते हैं। या बॉइलिंग वाटर, गरम पानी बॉईल हो रहा है और वो आप पर गिर जाए। क्रैकर्स, जब आप पटाखे जलाते हो तो कभी कभी देखा है ना, बच्चे पटाखे जलाते हैं और उनके हाथ पूरा जल जाता है। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, कभी कभी आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बिना स्विच लगाए ही ऑन कर देते हो, या फिर वेट हैंड से उसे ऑन कर देते हो, तब आपको जल जाता है। एंड केमिकल्स लाइक एसिड, और अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे एसिड गिर जाए तब बर्न हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर बर्न्स। माइनर बर्न्स का मतलब है कि छोटे मोटा अगर थोड़ा सा जल जाए तब। दो माइनर बर्न्स आर वेरी पेनफुल, माइनर्स बर्न भी पेनफुल होते हैं। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, पर उनको होम में ही ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े, आप घर में भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर ऑन द बोन अंटिल द पेन सबसाइड्स। आपको करना है, मान लो यहाँ से हाथ जल गया, राइट?
आपको टैप, जो रनिंग वाटर टैप होता है उसको खोल देना है, उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ बर्न हुआ है उसको रनिंग वाटर उस पर आने देना है, राइट, मतलब पानी उस पर पड़ने देना है एंड तब तक पड़ने देना है जब तक उसका पेन ख़त्म ना हो जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, और इसके बाद क्या करना है आपको, उसको वाइप ऑफ करके उस पर एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है या एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जिससे क्या उस पर इन्फेक्शन ना हो। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तो अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। आप बेकिंग सोडा लो, वाटर लो, दोनों को मिक्स करो और आप उस पेस्ट को भी लगा सकते हो और आप एकदम फाइन हो जाओगे। नेक्स्ट इज सेवर बर्न्स। सेवर बर्न्स मतलब बहुत ही भयानक अगर आप जल गए हो तो। समटाइम्स द स्किन गेट सेवरली बर्न्ड एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, स्किन बहुत ही भयानक तरीके से जल जाती है और छाले पड़ जाते हैं। ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ जाना। नेवर ट्राई टू प्रिक अ ब्लिस्टर, कभी भी ब्लिस्टर को प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से उसको फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एन ओपन ब्लिस्टर इज़ एन ओपन वाउंड, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जैसे खुला हुआ आपका छाला होता है वो एक ओपन वूंड की तरह होता है, मतलब एक खुली हुई चोट, और जिस पर जर्म्स आकर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इट कैन कैच इन्फेक्शन ऑफ कोर्स, ऐसा मैंने आपको बताया कि इससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन हो सकता है। जेंटली कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और स्टेरिलाइज गॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। आपको क्या करना है, बड़े प्यार से जहाँ पे जला है उसको किसी क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से, साफ कपड़े से साफ करना है, ताकि उस पर क्या हो, ना तो उस पर जर्म्स आए और डस्ट भी हट जाए, जर्म्स ना ही आए ताकि इन्फेक्शन भी ना हो। इफ़ द विक्टिम इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, अगर हो ऑफकोर्स ही बात है कोई जल गया है और वो शॉक की स्टेट में है, राइट, गिव हिम अ वार्म ड्रिंक, उसको वार्म ड्रिंक दो। वार्म ड्रिंक मतलब थोड़ा सा गर्म पानी दो, जिससे क्या है कि वो एक अपनी सिचुएशन में वापस आ जाए। नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन, कभी भी किसी अनकॉन्शियस मतलब जो मतलब एकदम से ऐसे परेशान हो जाए, अपना एकदम होश खो बैठे, कभी भी उसको लिक्विड नहीं देना चाहिए। डिप अ स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ इन अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज इट एज अ वेट कंप्रेस। आपको क्या करना है, आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है और उसको बेकिंग सोडा में डिप करके उसको एज अ वेट कंप्रेस कि ऐसे करके उस पर दबाना है, राइट। सेवर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, और बहुत सारे ऐसे बर्न्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे खतरनाक बर्न्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू, अपने आप से ठीक करने के लिए आप नहीं कर पा रहे, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। लास्ट टाइप ऑफ बर्न इज केमिकल बर्न। अगर आप केमिकल की वजह से जल गए हैं तब क्या करना चाहिए, रिमूव एनी क्लॉथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। उस एरिया पर अगर कोई भी क्लोथ है तो उसको रिमूव कर दीजिए। मान लो अगर इस पार्ट पे जला है तो आप इस पार्ट को, इस उधर के कपड़े को रिमूव कर दो, उसको ओपन रखो। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल, और बहुत सारा पानी उस इंसान के उस पार्ट पे डालो जहाँ पे केमिकली वो बर्न हुआ है। कवर द बर्न विद स्टेरिलाइज गॉज एंड सेंड फॉर अ डॉक्टर। अब क्या करो, जहाँ से वो जला है उसको किसी पीस ऑफ क्लॉथ से कवर कर दो और डॉक्टर को भेज दो, ताकि डॉक्टर बताएंगे कि अब इसका आगे और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे आपको स्टेप्स थे कि अगर आपका घर में ऐसा कुछ हुआ है तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके थोड़ा सा जो इंजरी ज़्यादा भयानक हो सकती थी आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर फायर फाइटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज, in case there is a fire in a building, inform the nearest fire station। अगर आपके आसपास या आपकी बिल्डिंग में कहीं अगर आग लग जाती है, फायर लग जाती है, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। आपके आसपास का कोई फायर स्टेशन हो जहाँ पे आप उनको इन्फॉर्म करो और फिर वो फायर ब्रिगेड भिजवाएं एंड फायर को बुझा सकें। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। अगर आग पेट्रोल की वजह से लगी है तो आपको कभी भी उस पर पानी नहीं डालना है। वाटर विल फ्लेयर अप द फायर, दिस इज बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट्स अबव वाटर एंड कीप्स बर्निंग। इसका क्या मतलब है कि वाटर जो है वो पेट्रोल से लगी आग को बुझा नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज पेट्रोल इज बीइंग लाइटर देन वाटर। पेट्रोल जो है वो पानी से लाइट होता है उसका वेट, दैट्स वाई जो पेट्रोल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, और जिससे आग तो जैसी थी वैसी ही लगी रहेगी, वो बुझेगी नहीं।
पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड। आपको क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में, आपको बहुत सारा सैंड डालना होता है और मड ऑन इट, या सैंड डालो, रेत डालो या मिट्टी डालो, जिससे क्या हो, वो जो आग है वो बुझ जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, कि अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाए तो हमें उस टाइम पे क्या फर्स्ट एड करना चाहिए। फर्स्ट इज डू नॉट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक। अगर किसी की बॉडी में अगर आग लग जाए, कपड़ों पे आग लग जाए, तो ऐसे परेशान होकर उसको ऐसे इधर उधर भागने देना नहीं चाहिए। दिस फैंस द फ्लेम्स, इससे क्या होगा, जो आग है वो और भी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको पता है कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो फायर है वो बढ़ती जाती है। अगर आप इधर उधर भागोगे तो जब हवा लगेगी, वो मतलब हवा ऑफकोर्स जब हम भागते हैं तो हवा लगती है, जिससे क्या होगा, आग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है, जिस पर्सन के बॉडी में आग लगी है, कपड़ों पे आग लगी है, आपको उसे ग्राउंड पे रोल करवाना है, राइट, कि ग्राउंड पे उसको ऐसे ऐसे करना ताकि क्या हो, आग बुझ जाए। कवर हिम विद अ थिक ब्लैंकेट, आपको क्या करना है, उसको एक थिक ब्लैंकेट, एक मोटे से ब्लैंकेट से कवर कर देना है। दिस कैन पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन, और इससे क्या होगा, जस्ट जिन कपड़ों में आग लगी है उन कपड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग और ज़्यादा तेज नहीं होगी, आग तो बुझ जाएगी। तो दिस इज अ प्रोसेस व्हेन यू डू इफ अ पर्सन क्लोज कैचेस फायर। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ अ फायर हैज बीन कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग और एन इलेक्ट्रिक गैजेट। अगर आग किसकी वजह से लगी हो, डिफेक्टिव वायरिंग, मान लो जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में वायरिंग कुछ मिस्टेक हो गई है ना, तार आगे पीछे हो गई है, या फिर इलेक्ट्रिक गैजेट्स में किसी भी बिजली से चलने वाली चीज़ में अगर कोई वायरिंग की मिस्टेक हो, अगर उस वजह से आग लगी हो, तब हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में आग लगी हो तो कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। दिस कैन कॉज इलेक्ट्रोकशन, और उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आग लग जाएगी। इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, जो आपके घर का या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का जो मेन स्विच होगा, आपको उसको इमीडिएटली बंद कर देना है ताकि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए। और स्मूथर द फायर बाय थ्रोइंग सैंड, आप क्या कर सकते हो, आग को बुझाने के लिए उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऐसे कंडीशन में सैंड का यूज़ करना होता है। आप जितनी ज़्यादा सैंड डालोगे उतनी ज़्यादा जो है फायर की फ्लेम कम हो जाएगी। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, और अदरवाइज आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर एनिमल बाइट्स, कि अगर एनिमल बाइट कर ले तब हमें क्या करना चाहिए। होता है ना, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं पार्क में और किसी डॉगी ने काट लिया या किसी कैट ने काट लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज wash the wound with soap and water to remove germs, as the virus which causes rabies or hydrophobia may be carried in the saliva of an infected animal. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जहाँ भी जिस भी एनिमल ने काटा है उस पर्टिकुलर एरिया को आपको पहले वॉश ऑफ कर देना है ताकि जर्म्स उसमें से हट जाएं। और एज द वायरस विच कॉजेज रेबीज, जिससे रेबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेबीज इज अ वायरस विच कॉज ड्यू टू एनिमल बाइट। अगर एनिमल बाइट करता है तो दूसरा जो डिसीज होता है दैट इज रेबीज। मे बी कैरिड इन द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, जिस एनिमल ने आपको काटा है, राइट, उस एनिमल के सलाइवा में अगर उसका वो एनिमल इन्फेक्टेड है तो उसका सलाइवा आपकी बॉडी को टच किया होगा, फ्रॉम दैट यू कैन गेट रेबीज, आपको वो वायरस हो सकता है। सो उससे बचने के लिए आपको सिंपल है कि आपको उस वूंड को क्लियर ऑफ कर देना है, वॉश ऑफ कर देना है। Dogs, wolves, bats and cats are known to carry the rabies virus. Dogs, wolves, bats and cats, ये चार जो एनिमल हैं इनमें पाया जाता है रेबीज वायरस, कि अगर ये किसी भी इंसान को काट ले तो उस पर्सन को रेबीज हो सकता है। नेक्स्ट इज अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। यहाँ भी सेम ही है बाकियों की तरह कि आपको करना है एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। बैंडेज द वूंड एंड रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और जहाँ भी कट आया, जहाँ भी वो वूंड है, वहाँ चोट है, उसको आपको बैंडेज लगाना है और डायरेक्टली उसको कहाँ लेके जाना है, विक्टिम को डॉक्टर के पास। विक्टिम मीन्स इंजर्ड पर्सन जिसको एनिमल ने काट लिया है, आप उसको इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। नेक्स्ट इज फॉर स्नेक बाइट्स, अगर किसी को स्नेक बाइट कर दे तो क्या करना चाहिए। अ पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विथ इट्स शार्प फैंग्स। ऑफकोर्स ही बात है, एक जहरीला जो सांप होता है उसका जो पॉइजन है, उसका जो ये फन होता है, उससे
सामने वाले इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वो उसको डस ले तो, कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। और अगर कोई स्नेक बाइट करता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली एज द पॉइजन कैन किल। स्नेक बाइट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इफ़ समबडी गॉट स्नेक बाइट तो उस पर्सन के साथ क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज पॉइजन से वो इंसान मर भी सकता है। तो स्नेक बाइट इज़ वेरी डेंजरस। द पॉइंट्स विच यू कैन डू ड्यूरिंग स्नेक बाइट इज अप्लाई अ टॉर्निक्वेट जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। आपको क्या करना है, एक टॉर्निक्वेट बांधना। टॉर्निक्वेट मीन्स पीस ऑफ क्लॉथ। आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को यहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है, सो आपको पता है कि यहाँ से जो है ब्लड फ्लो करेगा नर्व्स में से पूरे बॉडी पार्ट में। सो आपको इधर जहाँ काटा है उसके एकदम साइड में आपको टॉर्निक्वेट बांधना है, पीस ऑफ क्लॉथ टाइटली बांधना है, सो दैट ब्लड फ्लो ना करे, राइट। जो खून है वो आगे ना बढ़े, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। और वो जो ब्लड है वो हार्ट तक ना पहुंचे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर ब्लड इज पॉइजनस, है ना। और अगर ये पूरी बॉडी में फैल गया तो द पर्सन कैन डाई। दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन। और ऐसा करने से पॉइजन जो है वो जल्दी से बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर। और इमीडिएटली जिस भी इंसान को स्नेक बाइट हुई है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। It is always better to take precautions when you walk through areas where snakes are found. Of course ये बात है, हमें हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमेशा से एकदम एक्टिव होकर चलना चाहिए उन एरियाज में जहाँ हमको पता है कि जहाँ पे स्नेक्स हो सकते हैं, राइट। वेयर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट। और हाई बूट्स पहनो, ऊंचे बूट्स पहनो, जिससे क्या है कि आपके फीट प्रोटेक्ट रहे। अगर आपको आप फॉरेस्ट में जाते हो या फिर किसी भी ऐसे प्लेस में जहाँ स्नेक रैंडमली मिल जाते हैं, ऐसी जगह पे आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। यू मस्ट बी केयरफुल फॉर योर सेल्फ एंड यू मस्ट वेयर लॉन्ग बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस मे बी पॉइजनस। क्या आपको पता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइजनस हैं। फॉर एग्जाम्पल नेल पॉलिश, नेफ्थलिन बॉल्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड सम मेडिसिन आर पॉइजनस। आपके घर में अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये सब पॉइजनस हैं। मेडिसिन कैसे पॉइजनस है, आपने देखा होगा घर में चूहे मारने की दवाई होती है या फिर कॉकरोच मारने की दवाई होती है तो वो मेडिसिन है, बट दैट इज पॉइजनस फॉर अस। रिमेंबर दीज रूल्स। अगर आपके घर में ये सारे पॉइजनस चीज़ें हैं तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। कीप ऑल मेडिसिन लॉक्ड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। आपको सारे मेडिसिन को लॉक्ड कहीं पर बंद करके रखना चाहिए और बच्चों से दूर रखनी चाहिए, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है टू गेट टू नो कि इसके अंदर क्या है। फॉर दैट रीजन आपको ये जितने भी मेडिसिन हैं इनको लॉक रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रीड द लेबल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आपको उसको लेबल अच्छे से पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या एक्सपायरी डेट है, वो कब बनी थी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, तो ये सब हमें चीज़ें पहले से पढ़नी चाहिए। थ्रो और डिस्ट्रॉय ऑल मेडिसिन विच हैव क्रॉस देयर एक्सपायरी डेट्स। उन चीज़ों को फेंक देना चाहिए जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हमें किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को यूज़ करने से पहले, खाने से पहले उन्हें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। दे मे हैव बीन स्प्रेड विथ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड तो केमिकल से बना होता है, जिससे क्या होगा, अगर आप उसको वॉश नहीं करोगे तो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में चला जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यू गेट देम यूज। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट। अगर बाई चांस किसी भी इंसान ने वो पॉइजन खा लिया है या बाय मिस्टेक खा लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ट्राई करना होता है कि आप उस पर्सन को वॉमिट कराओ, उल्टी कराओ, जिससे क्या हो, पॉइजन वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाए। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर। और ऑफ कोर्स ये बात है, इफ सिचुएशन इज नॉट हैंडलिंग बाय योर सेल्फ, टेक हिम टू अ डॉक्टर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ कॉल अवे। कीप द टेलीफोन नंबर्स ऑफ योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉक्टर एंड केमिस्ट हैंडी। नंबर अपने पास आपको इन सब का रखना चाहिए, जिससे क्या हो, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी आ जाए तो आपको कहीं भाग दौड़ी ना करना पड़े। यू ओनली टेक योर फोन एंड ट्राई टू कॉल दैट पर्सन, राइट, इन वट एवर द सिचुएशन इज। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू कैन इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प।
जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही इमरजेंसी हो आपको उन्हें इमीडिएटली कॉल करना ही करना है। सो दिस इज द चैप्टर एंड वी आर डन विद द चैप्टर। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ, आपने जिस तरह से चैप्टर रीड किया है, क्या पता आपके जैसे और भी बच्चे हों जिन्हें ये चैप्टर समझना हो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दोज हु आर नीड ऑफ इट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूरा करूँगी। एंड आपके पास अगर कोई भी चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप वो भी मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सो थैंक यू।